एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से, वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है। जनता ने ये सोच लिया था कि हम अपने इस पुराने गढ़ को अब और नहीं झेल सकते। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दोपहर की डिबेट में आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल घटना जिसका इम्पैक्ट क्या देश की राजनीति में भी पड़ेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग तो जारी है, लेकिन नतीजा ऐसा लग रहा है कि लगभग पिक्चर साफ हो रही है। बिहार के बांकीपुरी ने आज सबको चौंका दिया, क्योंकि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर 19वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा से 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट है, जहां से वो 5 बार विधायक रहे। 1995 के बाद से उनके परिवार का लगातार इस सीट पर दबदबा रहा है और उनके राज्यसभा जाने के बाद ही ये सीट खाली हो गई थी। प्रशांत किशोर की बढ़त पर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जोश की तस्वीरें जो जबरदस्त हाई है, अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पीके के समर्थक मिठाई बांटकर, आतिशबाजी कर जश्न मना रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में पीके की निर्णायक बढ़त के क्या मायने हैं, देश की राजनीति के लिए क्या मैसेज है? बीजेपी के गढ़ में पीके की धमाकेदार एंट्री से आगे के सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे? विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली पीके की पार्टी बांकीपुर में ये कमाल कैसे कर पाएगी? इन सभी सवालों पर जवाब हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आपको बांकीपुर से भी हम सीधा अपडेट देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको इस तस्वीर के साथ बता देती हूँ, जहां पर जश्न इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है और 19 राउंड की गिनती के बाद पीके आगे 11,289 वोटों से चल रहे हैं। नीरज कुमार पीछे चल रहे हैं और काउंटिंग जब शुरू हुई उस समय से ही लगातार प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। 31 राउंड की देखिए गिनती होनी थी, उसमें से 19वां राउंड चल रहा है और इसमें भी पीके बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखिए ये जो जीत है, अगर यही नतीजे में, फाइनल नतीजे में तब्दील होती है तो कई सवाल यहां से बदलते हैं। क्योंकि एक तरफ बीते चुनाव में, पिछले साल 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे तो सम्राट चौधरी आ गए। बिहार में बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बना, तो एक तरह से लिटमस टेस्ट ये सम्राट चौधरी के लिए भी था। नितिन नबीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सीट उनकी थी, उनके राज्यसभा में जाने की वजह से खाली हुई, तो इसका क्या मैसेज है? और जब विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी, जिसने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 237 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, सिर्फ 3% का वोट शेयर उन्होंने पूरे राज्य में पाया, लेकिन ये वोट शेयर सीट में नहीं बदला था, सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। और खुद प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े थे और उनके विपक्षियों ने भी उन पर बड़ा निशाना साधा कि जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है 238 सीटों पर, तो आप खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? इसे लेकर अब देखिए आज के इस परिस्थिति के क्या मायने होंगे, तो इस पर कई सवाल हैं जिस पर आज हम खास मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन क्या ये चुनौती महागठबंधन के लिए भी है? क्या ये चुनौती बीजेपी के लिए भी है? बीजेपी के अपने गढ़ में पिछड़ने के पीछे के कारणों की समीक्षा भी होगी और देश की राजनीति में बिहार से क्या संदेश निकलता है, तो ये सारे सवाल इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे कंसल्टिंग एडिटर राहुल श्रीवास्तव इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल, आप तो लगातार बिहार के इलेक्शन नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह की बढ़त प्रशांत किशोर बनाते हुए दिखाई देंगे, वो भी तब जबकि 238 में से पिछली बार 237 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी आपकी? और उपचुनाव में अमूमन हम देखते हैं कि जो जिस पार्टी की सरकार है राज्य में, बढ़त उन्हीं को मिलती है अमूमन। क्या बदला यहाँ पर? देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि बिहार इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेट इन दिस कंट्री। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो पिछली बार का जब हम रेफरेंस लेते हैं कि इतनी सीटें लड़ने के बाद भी एक भी सीट नहीं आई थी, उसका सबसे टेलिंग फैक्टर ये था कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे। एंड दैट वाज एन एलिमेंट दैट कॉस्ट हिम, कि उनको नुकसान हुआ इस बात का कि वो ओनरशिप नहीं ले रहे थे चुनाव का। हालांकि उन्होंने काफ़ी सालों का संघर्ष किया, यात्राएं चलाई, मगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ा। मगर इस बार जो है बीजेपी एक डिफ़ॉल्ट बैकफुट पे
उसका चुनाव शुरू हुआ था, जब उनके जो कैंडिडेट थे अभिषेक बंटी, उनको नॉमिनेशन के बाद, जिस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री और तमाम आला नेता पहुंचे थे, नॉमिनेशन के दौरान उनको चिट्ठी लिख करके कहना पड़ा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। उसका खास कारण ये था कि उनके पिताजी तो थे, वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ फॉर्डर स्कैम में जो एक 139 करोड़ का एक केस हुआ था, उस केस में उनका नाम आया था। और इस कारण से लगा ये था कि जब प्रशांत किशोर एक करप्शन के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, अच्छी स्वच्छ राजनीति के लिए कैंपेन चला रहे हैं, तो पूरा कैंपेन उनका बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ हो जाएगा, उसका एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा उसमें एक इशू जो दिख रहा है अभी मोटा मोटा, कि बीजेपी की एडवांटेज उस इलाके में, अगर आप देखें तो इस सीट पे बीजेपी का होल्ड 1995 से है, और 2010 से लेकर के अभी तक, जब से डिलिमिटेशन जो बिहार में हुआ था, उसके बाद ये पहली बार जब ये सीट निकली थी, तो 2010 से नितिन नबीन बीजेपी के आज मौजूदा जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ चुनाव जीतते रहे थे। और उसका सिंगुलर फैक्टर ये था कि ये बहुत ही पढ़ी लिखी अपर कास्ट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां अगर आप देखें तो राउंड अबाउट 20 से 22% का अपर कास्ट वोट है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर और भूमियार वगैरह आते हैं। इसके अलावा यहाँ करीब 14 से 15% वोट जो है वो कायस्थ वोट है, जो कि अपर कास्ट में आता है, जो कि नितिन नबीन की कम्युनिटी से था। उसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता था कि ये अपर कास्ट का वोट और इसके अलावा प्लस होने पे बीजेपी को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज यहाँ मिलती रहती थी। अगर आप सारे चुनाव 2010 से जब से कॉन्स्टिट्यूंसी बने हैं देखें, तो राउंड अबाउट नेक्स्ट सेकंड रनर्स अप, फर्स्ट रनर अप से बीजेपी का कैंडिडेट करीब डबल वोट्स लेता रहा है। और पिछली बार जो यहाँ पे जन स्वराज पार्टी का कैंडिडेट था, उसको सिर्फ 7,700 के करीब वोट मिले थे। मगर इस बार डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि आप देखिए कि कोई भी अन्य कैंडिडेट, इतने सारे कैंडिडेट खड़े तो 20-22, उनमें से कोई 1000 के करीब या ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और एडवांटेज मिल रहा है इस समय पे जन स्वराज पार्टी को। और उसका सिंगुलर फैक्टर ये हो सकता है कि इट्स एन अपर कास्ट डोमिनेटेड पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और शायद लोग प्रशांत किशोर में अपने लिए एक बेटर कैंडिडेट ऑप्ट कर रहे हैं, और उसके कारण से कंसोलिडेशन कास्ट ब्रेकअप को तोड़ करके एक कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा जा रहा है बनिस्बत पार्टी की। बिल्कुल, ये एक बड़ा टेक अवे जरूर होगा। धन्यवाद आपका राहुल श्रीवास्तव, हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे थे। लेकिन अब हम अपने साथ पॉलिटिकल गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे, और इस जीत, अगर ये जीत यही फाइनल नतीजे में तब्दील होती है तो इसके मायने क्या है, इस पर बात करेंगे। बीजेपी से कुंतल कृष्णा हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से नीरज मिश्रा, आरजेडी से उत्पल वल्लभ हमारे साथ हैं, और जन स्वराज से तारिक अनवर चंपारणी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं तारिक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं एक रिएक्शन बीजेपी से लेना चाहती हूँ। कुंतल कृष्णा जी इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से। कुंतल कृष्णा जी, बयान महंगा तो नहीं पड़ गया? मतलब ये बयान तक दिया गया आपके सीनियर लीडर्स की तरफ से कि हम कुत्ता और बिल्ली भी उतार देंगे तो वो भी सीट से चुनाव जीत जाएगी, और प्रशांत किशोर ने तो बकायदा ये कोट किया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कि ये जो भाषा है, यही भाषा हराएगी बीजेपी को यहां से। देखिए, ये बयान कभी आया नहीं था, और प्रशांत और उनकी टीम ने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया, पर आज इन बातों पे बहस करने का मौका नहीं है। पहले तो मैं चलिए, उनकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। ठीक है सर, आपका एक बार बैकएंड पे चेक कर लेते हैं, आवाज में थोड़ा प्रशांत दिक्कत हो किशोर रही को पीछे हैं, तो इस बात की उनको बधाई। हेलो जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आपने जिस बयान की चर्चा करी, बीजेपी, चलिए आप कह रहे हैं बयान ही कभी नहीं आया, लेकिन अपने ही गढ़ में क्यों पिछड़ गई बीजेपी? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, किसी का कोई घर नहीं होता है। तो जनता का आदेश, आप 6 महीने पहले बांकीपुर की जनता ने हमें 1 लाख वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उम्मीदवार को बांकीपुर की जनता ने 1 लाख वोट दिए, और आज ये बात हमारे लिए सोचने की बात है कि आज अभी तक 30,000 वोट हमें आए हैं। हम लोग, वैसे तो जो हमारी आशा थी उससे कम वोटिंग परसेंटेज भी गया, बट फिर भी हमारी अपनी एक सोच थी कि हमें 70-75 हजार वोट मिलने चाहिए, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए सोचने का विषय है। वैसे तो पूरे बिहार में ही, मैं एक 30 सेकेंड आपको और लूंगा, मैं एक आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू राहुल। एक तो ये कॉस्मोपॉलिटन सीट है, दूसरी बात 2023 में सारण की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे प्रशांत किशोर जीते थे, और उसके बाद फिर 2025 में चुनाव हुआ तो पूरे बिहार में 99% सीटों पे जमानत जब्त हो गई।
लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता मालिक होती है और जनता का जो आदेश है वो सर आंखों पे ठीक है। हम इस बात के लिए समीक्षा जरूर करेंगे। चलिए, आप समीक्षा और मंथन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ग्राउंड पर भी चल लेते हैं और उसके बाद में तारिक अनवर जी के पास जाऊंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ गए हैं। रमन, हम देख रहे हैं जश्न तो जबरदस्त है और क्यों ना हो, क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने ये जीत, वहां पर अब वो लगभग करीब पहुंच ही गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ से बिहार में जनसुराज के लिए क्या बदलेगा। एक सीट पर प्रशांत किशोर का जीतना, लेकिन राज्य की पॉलिटिक्स में उनके लिए क्या बदलेगा। और क्या जो पिछले चुनाव में ये हुआ कि ठीक है टीवी इंटरव्यूज में आप छा रहे, टीवी मीडिया में आप छाए रहे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं कर पाए, तो क्या वो जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता से लिए जाने की बात है, क्या ये जीत इंश्योर करेगी प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए इनफैक्ट? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये जो जीत होगी प्रशांत किशोर के लिए और जनसुराज के लिए, ये एक बड़ा बूस्टअप होगा उनकी पार्टी के लिए। जिस तरीके से 2025 के चुनाव में उन्होंने खाता नहीं खोला था और प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने के बाद विपक्ष को एक बड़ी मजबूत आवाज़ मिलेगी असेंबली के अंदर। और ऐसे में आप मान के चलिए कि जब अगला चुनाव होगा 2030 का विधानसभा बिहार में, तो जनसुराज के अच्छे खासे विधायक उसमें जीत कर आएंगे और विपक्ष की एक बड़ी भूमिका जनसुराज निभाने वाला है आने वाले 4 सालों में। यानी कि आरजेडी के लिए भी ये मुश्किलें बढ़ने जा रही है, क्योंकि अगर बांकीपुर चुनाव की बात करें तो यादव और मुसलमानों का अच्छा खासा वोट जनसुराज को मिला है। यानी कि जो आरजेडी के कैडर वोटर थे उन्होंने जनसुराज को वोट दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाली 4 साल की जो बिहार की राजनीति होगी उसमें जनसुराज एक बड़ा फैक्टर 2030 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हो सके तो जनसुराज विपक्षी दल भी हो सकता है प्रमुख, क्योंकि भाजपा के सामने जिस तरीके से आरजेडी कमजोर हुई है उसमें आने वाले 4 सालों में जनसुराज मजबूती से एक बड़ा दल बनकर आपको 2030 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इनके पास जो वोट फैक्टर है, जो वोट बैंक है, वो यादव मुसलमान के साथ साथ स्वर्ण जातियों के भी वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं। यानी कि अक्रॉस द कास्ट उनको एक पूरा कॉम्बिनेशन डोमिनेंट वोट मिला है, जिसमें कि सभी पार्टियों के, सभी धर्मों के जो लोग थे जो दूसरी पार्टियों को वोट करते थे, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को इस बार वोट किया है। जी, लौटती हूँ आपके पास, रमन बना ही रहेगा हमारे साथ। तारिक अनवर चंपारनी इस वक्त हमारे साथ है जनसुराज से। तारिक जी, अब बड़ा दिन है और एक्साइटमेंट, उत्साह यकीनन होगा भी, क्योंकि बीजेपी को उनके गढ़ पर आप अभी पीछे छोड़ चुके हैं, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, और अगर यही फाइनल नतीजा भी रहा तो कितना बड़ा मोमेंट ये जनसुराज के लिए है? क्या बदलने वाला है राज्य में इससे जनसुराज के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज का जो ये परिणाम है, ये पिछले 4 सालों की मेहनत का परिणाम है। 2025 में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसमें हमें फायदा नहीं पहुंच सका, लेकिन आज जो परिणाम है ये पूरे बिहार को एक मैसेज देने के लिए है कि बिना किसी जाति को साधे हुए, बिना किसी एक धर्म को साधे हुए भी राजनीति की जा सकती है। और बांकीपुर चूंकि प्रबुद्ध लोगों का एक गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ से जो मैसेज फ्लो होगा वो पूरे बिहार के लिए मैसेज फ्लो होगा। और आने वाले दिनों में जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आरजेडी के वोट बैंक में हमने सेंधमारी की है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेटा को भी चेक करना चाहिए। जब परिणाम सुबह से आ रहे हैं तो जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85% वोट जिन बूथों पर मिलते थे, उन सभी बूथों पर हम लीड किया है। आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, जो कैंडिडेट नीरज सिन्हा है उनके बूथ पर हम जीते हैं, तो रविशंकर प्रसाद जी के बूथ पर हम जीते हैं, रामकृपाल यादव जी के बूथ पर हम जीते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं एक नए राजनीति को स्वीकार कर लिया है और यहाँ से इसकी अब शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी दिखा रहे हैं वहां से। यहाँ पर अब देखिए जश्न की तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं और प्रशांत किशोर अपने सपोर्टर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और ये एक बड़ा क्षण उनके लिए भी, क्योंकि 2014 से उन्होंने एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए कैंपेन डिजाइन किया, उसके बाद ममता बनर्जी, स्टालिन, कई और नेताओं के लिए उन्होंने इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन 2022 में जब जनसुराज यात्रा निकाली, उसके बाद जब चुनावी मैदान में उतरे, पार्टी बनाई, तो बड़ी उम्मीदें थी। और पिछले 2025 के चुनाव में हम भी, क्योंकि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर गए, तो जनसुराज की एक मौजूदगी तो जरूर दिखती थी, लेकिन ये सवाल सबके मन में होता था कि पार्टी क्या कर पाएगी। पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है और खुद प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये उस समय एक बड़ा मुद्दा रहता था। तारिक जी, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगी आपसे। अगर पिछली बार चुनाव लड़े होते प्रशांत किशोर, तो लगता है अब आपको कि क्या आप लोगों के लिए नतीजे फर्क होते, कुछ और होते, बेहतर होते इनफैक्ट?
देखिए ये तो यानी कि स्पेकुलेशन हो सकता है कि अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ते तो रिजल्ट कुछ अलग होता, लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हमारे चुनाव लड़ रहे थे उनको चुनाव लड़ा रहे थे, और एक नई पार्टी जब बनती है तो उसको लीड करने वाला एक आदमी चाहिए, उसको गाइड करने वाला, उसको मैनेज करने वाला एक आदमी चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी वही काम कर रहे हैं। जी, कुछ बधाई संदेश वगैरह भेजा आप लोगों ने प्रशांत किशोर के पास? जी, अगर प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो जो जीतेंगे जनता का जो मैंडेट होगा उसको स्वीकार किया जाएगा और उसके हिसाब से जो परंपरा है वो जरूर करेंगे, उसमें पीछे नहीं रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सीट है इसका जरूर हमें अफसोस है कि यह सीट जो बांकीपुर है, विशेष तौर पे जो पटना का कैपिटल है, राजधानी, और राजधानी में भी वो कोर क्षेत्र में पड़ता है, ये हमें कभी इस पर हमें जीत नहीं हासिल हुई है, इसका अफसोस जरूर है। भले हम 1995 में पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जनता दल बनाई थी, बावजूद इसके ये सीट उस समय भाजपा के खाते में गई थी। 1977 में जनसंघ के वो जीते थे और ये यहाँ इस तरह के परिणाम हमेशा आते रही है। 1977 के बाद निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद जी भी 2 बार यहाँ जीते हैं। तो बांकीपुर की जनता हमेशा इस तरह का जो है ना चमत्कारिक जो रिजल्ट देते रही है सत्ता के खिलाफ में, और ये संकेत जरूर देती है। जब इस तरह का संकेत होता है तो देश में बदलाव होता है। 1977 के समय देख लीजिए, लेकिन देश में एक संदेश ये भी जा रहा है कि आप लोग तो मिलकर ही नहीं लड़ पाते। कांग्रेस के नेताओं ने तो कह दिया था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी वो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं जो करना चाहिए, खुलकर कह दिया था। मैसेज ये भी तो जा रहा है राज्य के बीच। महागठबंधन कहने के लिए तो है, लेकिन जहां पर बड़ी लड़ाइयां होती है, जहां पर बड़े मैसेज देने होते हैं, वहां चूक जाते हैं। हाँ नहीं, ये बात आप सही कह रही हैं कि जो बिखरे हुए वोट है पूरे देश में ही ऐसे, वैसी बात नहीं कि सिर्फ यहाँ बिखरे हुए वोट जो है अगर उसको कलेक्ट कर लिया जाए तो अल्टीमेट अपने आप में एक भाजपा का विकल्प बन जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं और कमजोरी को मैं सहजता से स्वीकारता हूँ। ठीक है नीरज जी, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं बड़ा खुलकर, लेकिन अगर आप लोगों को भी सच्चाई मालूम है तो फिर ये एक मजबूरी कही जाएगी। अगर कांग्रेस के रहते हुए, आरजेडी के रहते हुए प्रशांत किशोर ये सीट निकाल ले जा रहे हैं तो ये तो बड़ा मंथन का विषय बीजेपी के लिए जितना है उतना महागठबंधन के लिए भी होना चाहिए। मीनाक्षी जी, आज सारी बातों का एक बहुत बड़ा लब्बो-लुबाब है। महात्मा गांधी के आदर्शों को आगे रखकर जो प्रशांत किशोर राजनीति करते हैं, आज उस राजनीति ने दोबारा से नथुराम गोडसे के जो समर्थक हैं उनको हरा दिया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आज भी भारत देश के अंदर महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ अगर चले तो इस देश में वो राजनीति की जा सकती है जिसका अभी परिणाम दिखा है। तो राज्य में सरकार किसकी है? लेकिन राज्य में सरकार किसकी? आप एक सीट की बात कर रहे हैं, फिर अगर इसी मैसेज पे बात करनी है तो फिर तो राज्य की भी बात भी होनी चाहिए ना। सरकार मीनाक्षी जी एक ना सोशल थ्योरी है, उसको कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर कहीं पर एक तितली अपने पंख फैलाती है तो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं तूफान आने की संभावना बन जाती है। आज ये वही बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है जो बांकीपुर में आपको दिखा, वही बटरफ्लाई इफेक्ट है जो आपको दतिया में दिखा, वही बटरफ्लाई इफेक्ट है जो आपको कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर दिखा। वजह क्या है इस बटरफ्लाई इफेक्ट की? मुझे वजह बताइए। आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या वजह बता रही है इसकी? देखिए, मैं तो क्योंकि व्यक्तिगत तौर से भी प्रशांत से हमारी दोस्ती रही है, हम तो समझते हैं उन्होंने उन सारे मुद्दों को वहां पर उठाया जो आज वहां का जनमानस वहां पर फेस कर रहा था। 95 से ये सिर्फ इनकी विधानसभा नहीं, बगल वाली विधानसभा में अरुण सिन्हा, इनकी लोकसभा में रविंद्र प्रसाद सिन्हा साहब, ये सब लोग आप अभी भी इसको बीजेपी के लिए हार मान रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी, ये तो नरेंद्र मोदी जी की हार है। अच्छा, ये सीट नरेंद्र मोदी जी की हार हो गई आपकी? जी, मैं यही तो आपको मैडम एक्सप्लेन कर रहा था। आप देखिए 2024 के रिजल्ट के बाद फिर बिहार इलेक्शन का जो इतना महागठबंधन के लिए हार नहीं है ये सीट महागठबंधन। अगर जो प्रशांत किशोर ने कर दिखाया, अगर यही महागठबंधन करके दिखाता सर तो कुछ और तस्वीर होती ना आज की। मीनाक्षी जी, वो और सुखद तस्वीर होती है। लेकिन आज अगर गोडसे के जो भक्त हैं वो अगर चुनाव हारे हैं, समीर जी देखिए, राजनीतिक दल तो अपने अपने तरीके से इसको डिकोड करेंगे। ठीक है सर, ओके सर, पॉइंट टेकन। समीर जी, यहाँ पर देखिए राजनीतिक दल तो अपने अपने तरीके से डिकोड करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए कहा गया बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा है, सीरियस नहीं है, कितनी गंभीरता से लिया जाए, अभी तो मैदान में आए हैं। क्या प्रशांत किशोर की ये जीत उन सारे बिंदुओं को हाशिए पर धकेल देती है, आज खत्म कर देती है? क्या है बिग मैसेज? निश्चित रूप से मीनाक्षी, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की ये जीत का जो असर है और जो गूंज है, मुझे लगता है वो लोकसभा चुनाव
और अगले विधानसभा चुनाव तक बिहार में सुनाई देने वाली है। और प्रशांत किशोर ने, आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अगर भाषा में कहूं तो गर्दा उड़ा दिया आज उन्होंने बांकीपुर के अंदर। और आप देखिए वो ऐसी सीट के अंदर चले गए जो प्रशांत किशोर की सीट नहीं थी, वो क्षेत्र के नहीं थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पास 40 साल से सीट थी, जहां से जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। उन्हें कहा गया कि वहां भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टेढ़े गहरे को टिकट देगी वहां से विधायक बन जाएगा। वहां प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में घुसकर चुनौती दी। और वो देखिए बीजेपी के प्रवक्ता है वो तो डिनाई कर रहे हैं सर, ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया गया, कह रहे हैं ये गलत बात है, ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, डिनाई कर रहे हैं यहाँ पैनल पे बैठकर। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितने जल्दी जमीनी स्तर की वास्तविकता को समझेगी उतना बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने वहां प्रदर्शन किया, और आप देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत था तो आप वोटिंग परसेंटेज देखिए 34-35% का वोटिंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्थिति में नहीं है वहां पर संगठन कि वहां अपने मतदाताओं को निकाल कर वोटिंग करवा सके। इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा कैंडिडेट दिया था जिसकी तुलना प्रशांत किशोर से की जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी नहीं कहा होगा कि भाई ऐसे उम्मीदवार को वोट देने से बेहतर है कि हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े वर्ग ने प्रशांत किशोर को वोट दिया। आपको ढंग के उम्मीदवार को देना चाहिए था। आप ये नहीं मान सकते कि हम जिसको वोट टिकट देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। आप किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हो, लेकिन किसी को भी टिकट देकर आप जनता का मत नहीं ले सकते। लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि और जनता जनार्दन होती है। कुंतल कृष्णा जी, देखिए यही बात है जिसका जिक्र समीर जी ने भी किया और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये तो फिर आपकी सीनियर लीडरशिप की हार के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि अगर आप ये कह देते हैं कि बीजेपी का कमल वहां सबसे बड़ा है, हमारा सेंट्रल चेहरा सबसे बड़ा है, हम जिसको उतारेंगे चुनाव वो जीत जाएगा, क्या ये अति आत्मविश्वास तो नहीं था जमीन पर? और उसके आगे प्रशांत किशोर बाजी मार ले गए। मीनाक्षी जी, आज का दिन तो प्रशांत और उसकी टीम को बधाई का दिन है। अभी जो लोग अपनी ये बातें कह रहे हैं, अभी बटरफ्लाई इफेक्ट की बात कर रहे थे नीरज भाई, तो 2023 में सारण में जनसुराज के उम्मीदवार तो जीत गए थे, वहां भी उपचुनाव था। और 2025 में 99% सीटों पे जनसुराज की जमानत जब्त हो गई थी। तो बटरफ्लाई इफेक्ट 2023 में काम नहीं कर पाया था क्या? ठीक है, बांकीपुर का जो भी जनादेश है हमारे लिए सर आंखों पे है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जमहूरियत में सिर्फ और सिर्फ जनता जीतती है। ये हमारे लिए बिल्कुल ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। एक बयान आखिरी और पढ़ रही हूँ प्रशांत किशोर का। कुंतल कृष्णा जी, 2 अगस्त को प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि चुनाव सम्राट चौधरी के नाम पर भी जनमत संग्रह है, अगर भाजपा हारती है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को लेनी होगी, उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जो वोट मांगे गए थे चुनाव में वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मांगे गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को हटा के इन्होंने अपना आदमी सेट कर दिया। ये उनके अक्षरशः ये उनका स्टेटमेंट था प्रशांत किशोर का कि अगर हारते हैं तो ये सम्राट चौधरी की लीडरशिप में हारा गया चुनाव भी माना जाएगा। मीनाक्षी जी, प्रशांत के ही स्टेटमेंट्स है ना कि इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये न हार का चुनाव है, न जीत का चुनाव है, न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी। ये तो प्रशांत के स्टेटमेंट है और लगातार उनके स्टेटमेंट है, लगातार उनके स्टेटमेंट है। हार अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 98,000 वोट हम लेके आए थे, इस बार अगर हमारे वोट्स कम आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। कृष्णा जी, अमेठी में जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था तो उस समय आप लोगों ने क्या कहा था? उस समय क्या थे बयान? उस समय यही बयान थे ना कि ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की हार है, ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की हार है। मीनाक्षी जी, यहाँ पर फिर परिवर्तन कैसे, यहाँ पर फिर कैसे अलग? मीनाक्षी जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, आज का जो भी रिजल्ट है उसको हम सर आंखों पे रखते हैं। अगर बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीत पा रहे हैं तो ये हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम तो है ही है, इसको कहाँ कोई डिनाई कर रहा है। लेकिन बांकीपुर के चुनाव से ईरान का युद्ध रुक जाएगा, अगर ऐसी बात कोई कर रहा है तो फिर ये तो जनता मालिक है ना। तारिक अनवर जी, जीत के लिए सलाम है, उगते सूरज को सलाम है, लेकिन बटरफ्लाई इफेक्ट को भी रिजेक्ट कर रहे हैं वो और कह रहे हैं समीक्षा होगी, लेकिन बहुत बड़े उसमें इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। एक ही सीट की बात है। दो तीन बातें मीनाक्षी जी, आपको याद होगा कि जब शरद यादव जी जब जबलपुर से चुनाव लड़े थे, उसके बाद 77 में क्या हुआ था, वीपी सिंह जब इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे उसके बाद क्या हुआ था। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसके बाद उपचुनाव के बाद वहां की राजनीति बदली है। दूसरी बात यह है कि ये जो बांकीपुर का विधानसभा क्षेत्र है, कौन चुनाव लड़ रहा था? नीरज सिन्हा तो एक चेहरा थे, चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर नितिन नवीन जी 3 बार वो दिल्ली से यहाँ लौटे हैं और 7 से 8 दिन यहाँ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी पदयात्रा किए हैं
गाड़ी पे चढ़कर पूरा विधानसभा घूमे हैं। राजपूत समाज के जो सबसे बड़े नेता बिहार के राधा मोहन सिंह राजपूत समाज के घरों में जाकर बैठे हैं। गिरिराज सिंह भूमिहार समाज के सबसे बड़े नेता है, वो भूमिहार समाज के घरों में जाकर बैठे हैं। वो जितने गवैये हैं बजैये हैं सबको इन्होंने बुला लिया, उतार लिया। उसके बावजूद भी अगर ये चुनाव हार रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्ड करिए। सारे बड़े नेता आपके मैदान में थे, सारे बड़े नेता मैदान में, तो कह रहे नीरज जी तो सिर्फ चुनाव लड़ रहे थे, चेहरा थे, लेकिन साख तो बड़े बड़ों की लगी हुई थी पीछे। कैसे आज फिर आप ये कह देंगे कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? चलिए मीनाक्षी जी, मैं तो बधाई दे रहा हूं उन्हें। सबसे पहली बधाई तो इस बात की कि पिछले बार आपके कैंडिडेट को 7700 वोट मिले थे और इस बार जो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उसकी आपको बधाई। पर साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है तारिक भाई आपके सामने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कृपया उस जिम्मेदारी का एहसास रखें। हमें तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हम तो सरकार में हैं। आज का रिजल्ट कुछ भी होता है, बांकीपुर और बिहार के लिए हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। हम तो सरकार में हैं, हम अपनी जिम्मेदारी के एहसास से हैं। चलिए, जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए चुनावी मैदान से एक और बड़ी खबर आ गई है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त अब देखिए और ज्यादा बढ़ चुकी है। 22 राउंड हो चुके हैं और 22 राउंड की गिनती के बाद पीके आगे चल रहे हैं। 22 राउंड के बाद 12,809 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अब वोटों का फासला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अब देखिए 12,809 वोटों की ये बढ़त हो गई है। बीजेपी के नीरज कुमार पीछे चल रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। समीर जी, कितने बड़ी तस्वीर है और देश की राजनीति के लिए यहाँ से क्या मैसेज निकल रहे हैं? क्योंकि बिहार में देखिए, जब हम बात सम्राट चौधरी की कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि कैसे नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री मिला। लेकिन इसे लेकर महागठबंधन हमेशा निशाना साधता रहा कि चुनाव वोट किसी और के नाम चेहरे पर मांगे गए और गद्दी पर आपने किसी और को बिठाया। ऐसे में प्रशांत किशोर की ये जीत राज्य के लिए, देश की राजनीति के लिए क्या मैसेज लेकर आती है? ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी प्रशांत किशोर के। इसे सिर्फ एक बांकीपुर का विधानसभा का उपचुनाव नहीं माना जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय सेवक संघ था, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार थी, संगठन था, प्रशासन था, सब कुछ आपके था। लंबे समय से आपके पास वो सीट थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उस सीट से आते थे। और वहां अगर प्रशांत किशोर आराम से वहां से सीट निकाल रहे, एक भी राउंड में प्रशांत किशोर एक भी वोट से पीछे नहीं हुए, पहले राउंड से लेकर वो लगातार आगे रहे और अगर वो जीत रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में इसका बहुत असर पड़ने वाला है और आने वाले दिनों में इसका असर आपको केंद्र की राजनीति के अंदर भी दिखेगा। और मुझे लगता है कि जब विधानसभा में वो जाएंगे तो जो राम मनोहर लोहिया ने फर्रुखाबाद से उपचुनाव जीतकर जो लोकसभा में किया था, कि जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया ने दहाड़ते थे लोकसभा के अंदर, प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को, तेजस्वी यादव सबको विधानसभा के अंदर खींचेंगे। और मुझे लगता है कि अब वो जन स्वराज के लिए वो एक आवाज बन गए हैं और पूरे बिहार में नहीं, मुझे लगता है कि उसका असर दिल्ली के राजनीति में देखने को मिलेगा। ठीक है, वोट शेयर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जन स्वराज पार्टी का वोट शेयर बांकीपुर सीट पे देखिए 48% से भी ज्यादा का इस वक्त है। बीजेपी का 33% पर अटक गया और आरजेडी 12% पर यहां पर दिखाई दे रही है और इसके साथ ही 12,809 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। समीर जी, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। इट मे बी टू अर्ली टू से, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में जनजी प्रोटेस्ट होता है, पटना में भी उसकी गूंज दिखाई देती है और वहीं से लगती हुई सीट बांकीपुर में उपचुनाव हुआ है 30 तारीख को। क्या आपको लगता है कि कुछ इफेक्ट पढ़ा जाएगा इस नतीजे में? देखिए, निश्चित रूप से अभी तुरंत जो युवा छात्रों का जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ एक वो कारण नहीं हो सकता, तमाम कारण वहां पर हो सकते हैं। वहां के जो नेताओं का जो अहंकार होगा कार्यकर्ताओं के साथ, उसको देखने को मिला होगा। यूजीसी का जो कारण था कि जिस तरीके से अपर कास्ट यूजीसी को लेकर नाराज थी, ब्राह्मणों में नाराजगी थी, वो एक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये कह देना कि भाई आरजेडी का और कांग्रेस का वोट उसके साथ गया है, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जीत को कम आंकना होगा। भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा वोट टूटा है आज और प्रशांत किशोर के साथ गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से आत्ममंथन का समय है। अगर प्रशांत किशोर इस बांकीपुर सीट से जीत सकते हैं तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। और इसीलिए बिल्कुल आपके इसी पॉइंट पर आगे जा रही हूँ सर। ये सिर्फ आपने बीजेपी के लिए सवाल पूछा, लेकिन मैं तो महागठबंधन के लिए भी लेकर आ रही हूँ उस सवाल को। उत्पल वल्लभ जी, वो लोग, वो वोटर्स जो परिवर्तन के इच्छुक थे, वो वोटर्स जो युवा हैं, वो वोटर्स जिनके मन में एस्पिरेशंस हैं, उन्होंने आरजेडी को ना चुनकर, तेजस्वी यादव को ना चुनकर प्रशांत किशोर को चुना है। एक लिटमस टेस्ट तो ये सबके लिए था सर।
नहीं देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि हमें बहुत अफसोस है कि मैं पाटलिपुत्र ये बांकीपुर सीट जो है वहां कभी अपना जीत दर्ज नहीं कराए। आज ही नहीं, 1995 में जब झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था और सबसे अंतिम जो बिहार की सरकार है पूर्ण बहुमत की, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बनी थी 1995 में। उस समय भी बांकीपुर की सीट हमारे खाते में नहीं आई थी। इसका अफसोस हमें है उन दिनों से लेकर आज तक है। लेकिन बांकीपुर की जब इस तरह के बदलाव होते हैं, इसका संकेत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप बड़ा खुलकर इस बात को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं उत्पल वल्लभ जी, लेकिन क्या आपकी बात आपकी पार्टी के भीतर सुनी जा रही है? क्या आप जितना खुलकर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या पार्टी के भीतर ये व्यू पॉइंट, ये विचार रजिस्टर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल पार्टी भी इस बात को लेकर चिंतित है। जिस रूप में मैं कह रहा हूं, पार्टी के नेता भी उसी रूप में इसको चिंता के रूप में देख रहे हैं कि जिस समय उस समय से लेकर आज तक, मैं तो कह रहा हूं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल जब हमारा था, अंतिम सरकार में कह रहा हूं पूर्ण बहुमत की बिहार में जो बनी है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 1995 में बनी है और उस समय भी यह सीट हमारे खाते में नहीं आई है। मैं वहां से इसको जोड़ के देख रहा हूं। उसके अलावे जब भारत की राजनीति पे जब बदलाव हुआ है, बांकीपुर के लोगों ने किया है, तब निर्दलीय रामानंद यादव जी को लिया है 1985 में, 1995 1990 में आदरणीय शरद जी ने, जब हमारी पार्टी जनता दल हुआ करता था और शरद यादव जी अध्यक्ष थे, शरद यादव जी ने रामकृपाल जी को वहां उम्मीदवार बनाया, बावजूद वहां निर्दलीय विधायक जीते थे। तो बांकीपुर की जनता हमेशा से इस तरह का बदलाव करने के लिए जानी जाती है और बांकीपुर की जनता जब बदलाव देती है तो देश में बदलाव हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको। ठीक है समीर जी, एक सवाल का जवाब आपसे और लूंगी, फिर तारिक अनवर जी के पास जाऊंगी। महागठबंधन की हम बार बार बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख चेहरे इस वक्त बीजेपी के विपक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, उसमें अखिलेश यादव का चेहरा प्रमुखता से दिखता है। ममता बनर्जी अपना गढ़ हार चुकी हैं, तेजस्वी यादव हैं। इन सब के बीच प्रशांत किशोर की मौजूदगी के मायने अब क्या होंगे, अब जबकि उनके पास उनकी अपनी एक सीट है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनकी इस जीत के साथ उनका कद दिल्ली में भी बढ़ेगा और वो भविष्य की राजनीति के लिए अपने आप को मुझे लगता है वो तैयार करेंगे। और ये बात तय है कि बिहार की राजनीति में जो अगले चुनाव होंगे वो प्रशांत किशोर बनाम भारतीय जनता पार्टी होंगे, जन स्वराज बनाम भारतीय जनता पार्टी होंगे। तेजस्वी यादव और कांग्रेस या ओवैसी कोई अन्य लगभग अब साफ हो जाएंगे कि जन स्वराज को जो एमवा समीकरण है उसका भी वोट मिलेगा, उनको ब्राह्मणों का, बाकी लोगों का वोट मिलेगा। बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर विपक्ष के सबसे बड़ा नेता बनेंगे। भले अभी तेजस्वी है, लेकिन आने वाले समय में तेजस्वी साफ होंगे, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में मुझे लगता है प्रशांत किशोर अगला कदम बढ़ाएंगे। वो पार्टी का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव में कैसे घेरना है उसके रणनीतिकार बन सकते हैं और प्रशांत किशोर का कद निश्चित रूप से बढ़ेगा। वो विधानसभा में अकेले विधायक होंगे, लेकिन वो अकेले विधायक की गूंज मुझे लगता है पूरे देश में सुनाई देगी। और पढ़े लिखे आदमी ये बोलते हैं, अच्छा ईमानदार है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है करप्शन का, तो मुझे लगता है कि उनकी बात को जनता गंभीरता से लेगी। आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर अपनी जीत को बिहार के बाहर कैसे लेकर जाते हैं, बिहार में कैसे लेकर जाते हैं, क्या आने वाले समय में आरजेडी कांग्रेस के कई तमाम बड़े नेता प्रशांत किशोर के जन स्वराज से जुड़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि जो पिछले साल विधानसभा चुनाव में जो बुरी प्रशांत किशोर की हुई थी, जब उन्होंने कहा था या तो जन स्वराज फर्श पर रहेगी या अर्श पर रहेगी, तो उस समय वो फर्श पर रही थी। अब मुझे लगता है कि वो वापस अर्श पर जाने का समय आ गया। प्रशांत किशोर चुनाव लड़े होते तो फर्क दिखाई देता 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों में? बेहतर स्थिति होती क्या जन स्वराज की? मुझे लगता है बेहतर प्रदर्शन होता और काफी फर्क पड़ता अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते। लेकिन ये भी बात ठीक है कि नई पार्टी के लिए एक नेता को अपने सभी सीटों पर चुनाव प्रचार करना था। वो एक सीट से बनना नहीं चाहते थे, शायद उससे चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी जीत है, उस चुनाव से बड़ी जीत हो। उस समय अगर जीत जाते तो मुझे लगता है आज चुनाव वो लड़ते नहीं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा वो उस समय चुनाव लड़े। आज बांकीपुर से जीत कर उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश बिहार की जनता को दिया है। कुंतल कृष्ण जी, बीजेपी अमूमन 24/365 की पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शन मशीनरी के लिए जानी जाती है और ऐसे में अपने ओपोनेंट्स को भी हल्के में ना लेना या अति आत्मविश्वास में ना लेना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने जिन बड़े लोगों के नाम लिए, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी, चलिए वो तो चुनाव हार गई। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये उभरना, वो भी जो गढ़ था नितिन नबीन जी का, वहां से उनका उभरना, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? मीनाक्षी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। नितिन नवीन जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1 लाख वोट आए थे।
ये हमारे लिए एक बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट है। और जहां तक बटरफ्लाई इफेक्ट की बात है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू समीर जी और हमारे कांग्रेस के साथी और आपके मैनेजिंग एडिटर साहब, बिहार में ही एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। आई एम नॉट कोरिलेटिंग एनीथिंग, मैं किसी चीज को कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, पर कुछ दिन पहले तो पूर्णिया से पप्पू यादव जी चुनाव जीत गए थे, उनकी अपनी पार्टी थी, उसके बाद उनकी पार्टी का भी विलय हो गया। तो बटरफ्लाई इफेक्ट होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य तय करेगा, परंतु हाँ, आज के दिन के लिए जनसुराज और प्रशांत किशोर को बधाई। ठीक है, क्या समीर जी क्या कह रहे हैं, प्रशांत रिपीट किशोर करिएगा। जी और जनसुराज को बधाई। एक सेकंड, समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बोलिएगा सर। जी, कुंतल कृष्णा जी से कह रहा हूँ कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की आप तुलना मत कीजिए राजनीति के अंदर, दोनों में फर्क है। ठीक है, ठीक है। तारिक अनवर जी, तारिक समीर अनवर जी, जी, हम देखेंगे इस चीज को। देखिए हम सब ये बात तो कर रहे हैं कि जीत बड़ी है। विपक्ष अगर रहेगा तो हमें खुशी होगी। ठीक है तारिक अनवर जी, हम सब ये बात कर रहे हैं कि ये जनसुराज के लिए एक बड़ा मोमेंट है, प्रशांत किशोर के लिए उनकी पॉलिटिकल लाइफ का भी एक बड़ा माइलस्टोन है। पहला चुनाव जब आप सीधे जनता के बीच जाके लड़े, उसे जीते, अब आप विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, लेकिन एक सीट के आधार पर, क्योंकि आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन बीजेपी के खिलाफ था प्राइमरीली, परिवारवाद, आरजेडी और महागठबंधन की पार्टियों पर आप लोग निशाना साधते रहे, वो भी फिर एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक सीट की जीत क्या बदल देगी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? देखिए मीनाक्षी जी, जनता दो तरह के लोगों को पसंद करती है, एक जो बहादुर होता है और दूसरा जो संघर्ष करता है। और प्रशांत किशोर जी में ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। वो संघर्ष पिछले 4 साल से कर रहे हैं। 2025 में लोगों को लगा कि पता नहीं प्रशांत किशोर जी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, इसलिए उस कंफ्यूजन में लोगों ने हो सकता है कि समर्थन न दिया हो। लेकिन चुनाव हारने के बाद जो 5 महीने गुजरे, प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में रहे और हर मुद्दे को बहुत ही मुखरता के साथ उठाते रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि जो भी मुद्दे प्रशांत किशोर जी ने उठाए हैं वो बहुत ही निडरता के साथ और साहस के साथ उन्होंने सामना किया, वो मुख्यमंत्री का सामना करना हो या प्रशासन का सामना करना हो। तो बिहार की जनता दो तरह के लोगों को सवाल पसंद पूछ रही हूँ करती है। आपसे तारिक जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि बीते 35 साल में तो बिहार में कोई पार्टी अपने दम पर फुल फ्लेज सरकार बना नहीं पाई, सभी को सहयोगियों की जरूरत पड़ी। अगर कल को जनसुराज ऐसी भूमिका में आ जाती है, आगे का सवाल है, लेकिन अगर ऐसी भूमिका में आ जाती है तो कौन होगी आपकी स्वाभाविक चॉइस, कौन होंगे आपके स्वाभाविक सहयोगी? देखिए राजनीति में भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो आप खुद जानती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम जिस मुद्दे के साथ आए हैं, बिहार के जिन मुद्दों को हम लोग रेज कर रहे हैं, उन मुद्दों पर जो लोग भी अगर कॉमन कंसेंसस बनाएंगे तो फिर बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इन सब चीजों से एनडीए के नजदीक खुद को ज्यादा पाते हैं या महागठबंधन के नजदीक ज्यादा पाते हैं? मैं तो और खुलकर पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली बात है यहाँ पर। हम लोग जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी का उदाहरण दे रहे थे अभी समीर जी, बिल्कुल आप वही मानकर चलिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है नीरज जी, हालांकि अभी बीते वक्त में ऑपोजिशन की पार्टीज के बीच में जिस तरह की टूट देखने को मिली है, जो परिस्थितियां देखने को मिली हैं, उन सब के बीच अगर एक और चेहरा मजबूत हो रहा है तो ये कलेक्टिव ऑपोजिशन के लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल स्टेक्स इतने प्रभावित हो रहे हैं तो ये भी कितना दिल कौन किसके लिए खोल पाएगा सवाल है। मीनाक्षी जी, आज का रिजल्ट तो देखिए डेमोक्रेसी के लिए बहुत मजबूती का सिग्नल है। जहां तक बात रही कि बाकी जगह टूट हो रही है, उसमें तो सत्ता पक्ष का क्या रोल है उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। डेमोक्रेसी की लेकिन बता रहे हैं, ईवीएम पर विश्वास बरकरार है ना सबका। मीनाक्षी जी, वो तो प्रशांत ने चुनाव के दौरान भी कहा था कि इस मार्जिन को 50,000 के पास रखिएगा, नहीं तो ये चुरा लेंगे। और प्रशांत तो इनके इकोसिस्टम में इलेक्शन मैनेजमेंट करके आए थे, तो उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि अगर गड़बड़ी करेंगे भी तो उसको रोक लिया जाएगा, और ये हमने भी इंश्योर किया लोकसभा में। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये जो छोटे चुनाव है ना, मैं जो बटरफ्लाई इफेक्ट आपको कह रहा था, जो कुंतल भाई फिक्सेट हो गए, इस छोटे चुनाव में ना तो मीडिया वो माहौल बनाता है जिससे बीजेपी को चोरी करने का मौका मिले, ना इलेक्शन कमीशन को मौका मिले। इस बार क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे एक चुनाव हो रहा था, उसमें दिख गया कि अपने गढ़ में बीजेपी अपने बूथ नहीं बचा पाई। अब आप सोच लीजिए कि पूरे देश में इनका क्या हाल है। जिस दिन ये माहौल बनाना, ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लेकर आप कह रहे हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जाके यात्रा कर रहे हैं, जहां पर रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन खुद जा रहे हैं, जहां पर गिरिराज सिंह जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी उस सीट के लिए गंभीर नहीं है या ये उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? मीनाक्षी जी, आप अपने फील्ड रिपोर्टर से पूछिए, कुंतल जी जवाब नहीं दे पाएंगे। इस चुनाव के दौरान नितिन नवीन, सम्राट चौधरी और अमित शाह, इन तीनों के बीच में क्या बात हुई?
क्या कैंडिडेट बदलने के पीछे इन तीनों के टकराव की वजह थी, और क्या ये जो हार का जो मार्जिन बढ़ता जा रहा है हर सेकंड के साथ, क्या उसमें अमित शाह का कोई रोल है, क्या उसमें सम्राट चौधरी का कोई रोल है? क्योंकि उन लोगों को, नितिन नवीन को ये समझाना था कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हो लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं हो। इस बात का जवाब फील्ड रिपोर्टर से लीजिएगा, बीजेपी वाले तो नहीं बता पाएंगे। बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, नीरज जी का ये बड़ा आरोप है आप पर, और इस एक सीट ने उन दरारों को सतह पर ला दिया है। मीनाक्षी जी, अब मैं क्या कहूं, एक पुरानी कहावत याद आ रही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज का दिन भाई जनसुराज और प्रशांत किशोर को बधाई है मेरी, लेकिन अब इन चुनावों के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमें तो नहीं पता है ना, आपके फील्ड रिपोर्टर को पता है, नीरज जी को पता है। मीनाक्षी जी, इनके तो हो सकता है नीरज जी की बात है तो ये तो नहीं बता पाएंगे, पर आप इसकी ऑन ग्राउंड जरूर इन्वेस्टिगेशन कराइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी भी हैं। समीर जी, सब कुछ ठीक नहीं था क्या इस सीट में टिकट बंटवारे को लेकर? नीरज जी ने तो 4-5 नाम गिनवा दिए, कहा इसकी चली उसकी नहीं चली, फिर इसको लेकर क्या कंफ्यूजन था? वरना 12,809 वोटों से अगर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, वो भी पारंपरिक रूप से जो बीजेपी का गढ़ है उस सीट पर, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। देखिए जी, मीनाक्षी जी, मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन ज्यादा चुनाव लड़ता है, व्यक्ति केंद्रित चुनाव बहुत कम होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। संगठन जिस व्यक्ति को टिकट देता है पूरी पार्टी उसके पीछे चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की तरीका रहा है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की विधानसभा सीट की उपता है तो उन्हें करना था वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय रहा कि अभिषेक बंटी को आप टिकट दे देते हैं और उसके बाद में वो टिकट विड्रॉ होता है, तो सर क्या कारण था? ये कहा गया कि उनके पिता का भाई चारा घोटाले में नाम था, तो ये क्या टिकट देने के पहले पार्टी को नहीं पता था कि उनके पिता के इस तरीके से? तो क्या उनकी ये आरोप जानते हुए भी उनको टिकट दिया गया? फिर पार्टी में वो कौन था जिसने इसका विरोध किया, ऊपर तक बात पहुंचाई, वो टिकट बदलवाया? तो मुझे लगता है कुछ हुआ होगा पार्टी के अंदर। लेकिन एक बार जिस कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है, पार्टी उसके साथ मुझे लगता है कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ती है। ये पार्टी की मुझे लगता है हार है, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने रहने के बाद आप नीरज जैसे व्यक्ति को टिकट देंगे तो मुझे लगता है कि फिर जीत की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचे कि भाई वहां से वो इतने लंबे समय विधायक रहे, वो जिसको टिकट दे देंगे वो जीत जाएंगे। बड़े मैसेज थे जिनको हम भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे आज टीम का तर्कश में। थैंक यू सो मच आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिंदगी का फलसफा है उगते सूरज को सलाम, और प्रशांत किशोर ने अपनी जो दमदार मौजूदगी बांकीपुर सीट पर दिखाई और उसका जो नतीजा अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बिहार और देश के राजनीति में क्या परिवर्तन लाएगा वो आज का मील का पत्थर साबित करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वक्त हमारे एक ब्रेक का, इस खबर पर अपडेट्स आपको आगे भी हम देते रहेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी।